ओके, सो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल्स तक हमने थियरी डिस्कस की थी और उसके बेस के न्यूमेरिकल, अब तक के सारे न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो टॉवर्ड द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटॉम, तो अभी जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसकी तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जो पूरा चैप्टर क्रोनोलॉजिकल सीरीज में हमें पता होना चाहिए कि भाई जे थॉमसन ने क्या किया, डिफरेंट लोग जो आए उन्होंने क्या बोला और क्या सही हुआ क्या नहीं हुआ पूरा। ओके, अब चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं तो वहां आता है सबसे पहले ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। क्या आता है? ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ड्यूअल मतलब दो, बिहेवियर स्वभाव, मैटर मतलब हमारा सब्सटेंस और से एटॉम। ओके, तो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, देखो हमने ऑलरेडी हमें ये ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर जो हम पढ़ रहे हैं उसके पहले भी हमने एक ड्यूअल बिहेवियर पढ़ लिया है। ओके, कौन सा? जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था बोर्स मॉडल में ही, बोर्स मॉडल के पहले। ओके, मैक्स प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने बोला था कि कोई एक छोटा सा पार्टिकल, ओके, जिसके ऊपर चार्ज है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल जो है वो अगर मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, तो उसके आसपास क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो देखा था हमने। ओके, तो वो मैक्स प्लैंक ने बताया था। तो वहां पर भी क्या हो गया? दो बिहेवियर हो गए। कैसे? एक तो उसका चार्ज है ऑलरेडी, ओके, और वो मोशन में है, तो मतलब एक पार्टिकल नेचर तो है ही उसका, और उसको हम अगर रेज कंसिडर करें तो वो रेज भी है, एट द सेम टाइम मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ गया। मतलब दो बिहेवियर आ गए। तुम मोशन तो कर रहे हो पार्टिकल के तौर पे, एट द सेम टाइम तुम्हारे पास क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट भी है, तो ड्यूअल हो गया। वैसे ही हमें पार्टिकल का भी ड्यूअल बिहेवियर देखना है। मतलब सपोज हम वो इलेक्ट्रॉन को, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है समझ लो, ओके, तो इलेक्ट्रॉन है, फोटोन है, व्हाटएवर, बट अगर चार्ज पार्टिकल है, कौन सा है? चार्ज पार्टिकल, और अगर वो घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होगी। ओके, तो वो क्या हो गया? ड्यूअल बिहेवियर हो गया। अभी भी हमें ड्यूअल बिहेवियर ही देखना है, लेकिन किसका? मैटर का ड्यूअल बिहेवियर। ओके, स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली, नाम याद रखना, फ्रेंच फिजिसिस्ट, फ्रेंच का था, डी ब्रोगली, in 1924 proposed that matter like radiation should also exhibit the dual behavior। मतलब जैसे रेडिएशन के जैसे ही मैटर के भी क्या है? ड्यूअल बिहेवियर है। बोथ पार्टिकल एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब कि मैटर की क्या होगी? पार्टिकल की प्रॉपर्टी तो होगी कि पार्टिकल जैसे मोशन कर रहा है उसका मास होगा एंड ऑल दैट, और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होगी, मतलब रेज वेव जैसे जाता है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी होगी, ऐसा बोल रहे हैं। दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, फोटोन के पास क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम मतलब क्या? m इंटू वी। ओके, तो मोमेंटम है और उसके पास क्या होगा? वेवलेंथ भी होगी। देखो मोमेंटम की बात हम 9th में भी पढ़े थे, तो मतलब हम वहां पे बोलते थे कि कोई, जैसे कल ही हमने डिस्कस किया था कि भाई बुलेट है, ट्रक है, ओके, तो किसी का मास ज्यादा है और किसी की वेलोसिटी ज्यादा है, ओके, फिर भी मोमेंटम सेम हो जा रहा है क्योंकि m इंटू वी है वो। ओके, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि फोटोन हैज अ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। देखो मोमेंटम किसका हम लेते थे? मोमेंटम कौन सी कंसिडरेशन में लेते थे? एक पार्टिकल है जिसका मास है, छोटा है या बड़ा मास है या छोटा मास है, बट मास है, उसके लिए ही लेते थे मोमेंटम हम, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, तो वो हम लेते थे कब? जब कोई मैटर की बात कर रहे हो, हम साइकिल की बात कर रहे हो, बुलेट की बात कर रहे हो, ओके, व्हाटएवर, तो वो हम जो पार्टिकल है जिसका मास है उसकी बात कर रहे थे। और क्या बोल रहे हैं? फोटोन एज वेल एज क्या है? मोमेंटम के साथ साथ वेवलेंथ। अब वेवलेंथ हम कब बात करते थे? वेवलेंथ हम बात करते थे रेज के केस में, कि कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आ रहा है, कोई पर्टिकुलर वेव आ रहा है और से लाइट रेज आ रही है, तो उसकी वेवलेंथ होगी। मतलब वेवलेंथ मतलब ऑब्वियसली, वैसे हम देखें तो क्या वेवलेंथ क्या होता है? वेव होता है, और वेवलेंथ मतलब क्या? दो क्रेस्ट और दो ट्रॉफ के बीच का डिस्टेंस, ऐसे 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 ड्रॉ करेंगे हम, तो दो ड्रॉ करते हैं, थोड़ा बहुत तो ड्रॉ करना पड़ेगा। कहाँ गए?
सो क्या बोल रहे हैं कि वेव नेचर भी होगा, पार्टिकल नेचर तो है ही। मोमेंटम की बात की, तो मोमेंटम हम कब बात करते थे? मास, जब पार्टिकल एज अ पार्टिकल कंसिडर करें तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जैसे कि हम बुलेट की बात करते थे, हम पर्टिकुलरली बॉल्स के न्यूमेरिकल जब गिनते थे तो बॉल की बात करते थे, ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है। या फिर याद करो 9th में हमने वो 2 प्लेयर हॉकी खेलते थे या फुटबॉल, हॉकी खेलते थे शायद, कि हॉकी खेल रहे हैं और हॉकी खेलते खेलते आके टकरा गए, ओके, और टकराने के बाद दोनों कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे। तो पहले हम ये प्लेयर 1 का मास और वेलोसिटी, मतलब हम देते हैं मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, वो हम इक्वेट करते थे और पता चलता था कि अच्छा दोनों इसके बाद टकराने के बाद दोनों ये डायरेक्शन में गिरेंगे या ये डायरेक्शन में जाएंगे, वो सारे न्यूमेरिकल्स हम करते थे। मतलब कि मैटर का मास है, मास, ओके, तो वो मोमेंटम कंसिडर करते थे। अब वेव नेचर भी होता है। वेव नेचर मतलब जैसे कि ये हमारा वेव है, कोई भी वेव है, कोई भी टाइप का वेव है, कोई भी टाइप का रे है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, हम पढ़े ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, ओके। तो वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, जैसे कि ये क्या है हमारा क्रेस्ट, ओके, और ये दोनों क्या है ट्रॉ। तो ये जो हमें मिलेगा वो क्या है? वेवलेंथ। तो क्या बोल रहे हैं कि फोटोन का मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ होगा। इलेक्ट्रॉन शुड ऑलवेज ऑल्सो हैव द मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। मतलब डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जैसे फोटोन है, फोटोन उसका मास मोमेंटम है और उसकी वेवलेंथ भी है। फोटोन की जो रेज आ रहा है, जैसे कि हमारे सनलाइट है, ओके, तो उसका मास एंड, क्योंकि पार्टिकल है, हमने बोला ना कि एक पार्टिकल की कितनी एनर्जी है, एक फोटोन की कितनी एनर्जी है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू से हमने एक फोटोन की एनर्जी निकाली, ओके, और E इज इक्वल टू एच न्यू और hc बाय लैम्डा, मतलब उसकी वेवलेंथ भी है, उसकी वेवलेंथ भी है, ओके। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसी प्रॉपर्टीज हम फोटोन के लिए मान रहे हैं वैसी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी है, मतलब क्या देखो, डी ब्रोगली फ्रॉम दिस एनालॉजी गेव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ एंड द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो वेवलेंथ और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, ओके। तो मास कहाँ गए? मास है यहाँ पर, मोमेंटम p है, तो h अपॉन मोमेंटम मतलब क्या? mv। तो ये हमारा इक्वेशन किसने दिया? डी ब्रोगली ने इक्वेशन दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन द मोमेंटम एंड द वेवलेंथ, ओके। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं पता है? पता नहीं किसने ये गिवन है या नहीं। हाँ बोलो। मतलब जिसकी रेस होती है उसकी वेवलेंथ निकाल, वही मैं बता रहा हूँ कि बुक में अभी वैसे डिस्कस नहीं किया है, बट मैं तुम्हें और इजीली समझ में आ जाए वैसे बताता हूँ कि समझो हाँ, जैसे कि हम वो 9th का ही, ओके, स्कैटरिंग एंड ऑल फिनोमिनन देखते थे हम, मैं तुम्हें एग्जांपल देता था, ओके, क्या कि कौन सी इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट, ओके, हाँ। तो एग्जांपल कि भाई हम सुबह सुबह क्लास कर रहे हैं और सनराइज हुआ है और यहाँ पे धूल मिट्टी है थोड़ी बहुत, और कहीं से एक रेज आ रहा है, तो रेज के अंदर हमें ऐसे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए दिख रहे हैं। डन, ओके, डस्ट पार्टिकल ऐसे मूव करते हुए दिख रहे हैं। मतलब क्या, ये जो रे है, ये तो रे आ रहा है ना, रे आ रहा है, तो उसकी रे आ रहा है मतलब रे प्रॉपर्टी तो होगी, वेवलेंथ वाली प्रॉपर्टी तो होगी, क्योंकि रे है भाई, लाइट रे है, ओके, तो उसकी वेवलेंथ वाली प्रॉपर्टी तो होगी। लेकिन डस्ट पार्टिकल, वो तो एक पार्टिकल है, उसका मास भी है और उसकी वेलोसिटी भी निकलेगी, ओके, तो मोमेंटम भी हो गया। वही है फोटोन, ओके, वही है फोटोन। लेकिन फोटोन के अंदर जब तुम देख रहे हो एक लाइट रे आ रहा है, ये तो दिखा तुम्हें, अभी भी है, सपोज लाइट आ रही है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल्स हमें नहीं दिख रहे हैं, इसलिए। अदरवाइज रे मतलब है क्या? रे मतलब क्या है? तो उसके अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स भी है, ओके, लेकिन वो क्या है? लाइट रेज, वो तो लाइट रेज है। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, समझो ध्यान से, अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये छोटा सा पार्टिकल है, वही पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल था वैसा ही छोटा सा पार्टिकल, ओके। जैसे समझ लो ये चौक है, चौक में से मैंने ये निकाल दिया, तो एक पार्टिकल चौक का निकल गया, चौक का एक पार्टिकल निकल गया। अब ये चौक का जो एक पार्टिकल है, वो जैसे वहां से जो लाइट आ रही थी उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल था,
उसके जैसे ये पार्टिकल्स भी ऐसे 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 मूव करेगा। तो ये अगर मूव कर रहा है मतलब उसका मास तो है, ये पार्टिकल जो मैंने निकाला चौक में से एक डस्ट छोटा सा पार्टिकल निकाला, चौक है, चौक का ऐसे घिस जाए तो हाथ पे नहीं आती, ये रहा भाई लोग। तो यहाँ पे ये देखो व्हाइट व्हाइट हो गया, ये इसमें से एक ये तो बहुत सारे पार्टिकल हो गए, इसमें से एक पार्टिकल मैंने ले लिया, क्या एक पार्टिकल लिया और ये अंदर चला गया एटमोस्फेयर में। तो वो जो एक पार्टिकल होगा उसका भी मास तो होगा ही, भले ही 10⁻⁻10 -15 -30 उतना छोटा हो। 10⁻30 मतलब क्या 0.00000 ऐसे लिखते जाओ, लास्ट में 1 kg, इतना 30 तक जाना है तुम्हें, भले ही उतना छोटा होगा लेकिन मास तो होगा। अभी मास है, एट द सेम टाइम जैसे ही मैंने उसको डाला एटमॉस्फेयर में, ओके, तो वो मूवमेंट करेगा, और मूवमेंट करेगा तो वो एक रे की तरह हमें दिखता है। जैसे वो लाइट रेज आते थे तब जो डस्ट पार्टिकल दिखता था ना, वो एक डस्ट पार्टिकल है, यही चौक वाला वहां लाइट रे में चला गया तो अब वो भी लाइट बन गई, वो भी क्या बन गई, लाइट बन गई। समझ में आ रहा है, उसकी भी वेव नेचर हो जाएगी क्योंकि लाइट की वेव नेचर है। ओके, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि ऐसा समझो वो पार्टिकल्स भी मूव करेगा। मतलब इन शॉर्ट डी ब्रोगली ने क्या बोला है कि जो पार्टिकल्स है हमारे, ओके, पार्टिकल जिसका मैटर है, मतलब जिसका मैटर है, और पार्टिकल है जिसका क्या है, मास है, जिसका मास है उसका वेव नेचर भी होगा। इसीलिए हमारी थियरी टॉपिक का नाम क्या है, ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर मतलब दोनों नेचर है, मास तो है ही, ओके, मास तो है। तो वो क्या बोल रहा है डी ब्रोगली ने, इन शॉर्ट देखो ये पूरा एकदम कंक्लूजन बता रहा हूं जो बुक में पढ़ के शायद समझ में ना आए। डी ब्रोगली ने सिंपली क्या बोला कि जिसका मास होगा ना वो एक रे भी है, ऐसा जिसका मास होगा उसका वेव नेचर भी है, मतलब वेव नेचर मतलब वो एक रे है, जिसका मास होगा उसका वेव नेचर भी। दैट मीन्स भाई मास तो हमारा भी है मास तो हमारा भी है, तो क्या हमारा भी वेव नेचर होगा? तो डी ब्रोगली ने बोला हाँ होगा, हमारा भी वेव नेचर है, मतलब हम भी लाइट पार्टिकल्स हमारा भी। लेकिन कैसे होगा वो बता रहा हूं। जैसे ऐसा समझो, कोई आदमी है, वो आदमी अभी के लिए मैं हूं, ओके, अभी ऐसा समझो कि वो आदमी बाल्ड है, मतलब टकला है, ओके, टकला है तो हाँ उसको बाल्ड कहते हैं, टकले, बाल ना हो उसको बाल्ड कहते हैं वैसा ही है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, क्या करें। ओके चलो बोल्ड नहीं है, बाल्ड। सो टकला है, अभी मैं भाग रहा हूं, मतलब अभी मैं टकला हूं यार, मान लो, तो मैं भाग रहा हूं, ओके, जब मैं भाग रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये मेरा टकला ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जा रहा है, वो भी वेव के जैसे ऐसे, ये टकला है मेरा, ऐसा समझो तो वो भी ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, तो बन गया वेव। डी ब्रोगली ने बोला बन गया वेव, कि मैं भी वेव ही हूं और वो भी वेव है, जो डस्ट पार्टिकल है, वो चौक का पार्टिकल है छोटा सा, वो भी वेव है, उसका भी मास है, मेरा भी मास है, वो भी वेव नेचर का है, और मेरे पास भी वेव नेचर है, क्योंकि देखो ये मेरा टकला है, अभी मैं भागूंगा तो जब भी भागू तो ऐसे थोड़ा बहुत भी हिल रहा है, मतलब एक ही जगह पे भाग रहा हूँ, तो एक ही जगह, मैं जानबूझ के ऐसे 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 नहीं भागने वाला नॉर्मली ऐसे ऐसे भागू तो भी हाइट ऊपर नीचे तो होगी। तो ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कैसे हो रहा है, इतना ज्यादा ना हो तो ऐसे ऐसे तो हो रहा है, ऐसे ऐसे तो हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। बस यही बोल रहा है डी ब्रोगली, क्या कि जिसका मास हो उसका वेव नेचर होता है, लेकिन याद रखो जिसका मास हो वो इंपॉर्टेंट है, जिसका मास हो उसका वेव नेचर होता है। तुमने डायरेक्टली बोल दिया सबका वेव नेचर होता है, दैट इज रॉन्ग। सबका वेव नेचर होता है वैसा डी ब्रोगली ने नहीं बोला, डी ब्रोगली ने बोला जिसका मास है उसका वेव नेचर होता है। सिर्फ डायरेक्ट ऐसे बोल रहे, जिसका मास हो, जरूरी नहीं उसका मोमेंटम हो। नहीं, मास होगा तो मोमेंटम होगा ही, अगर मोशन में है तो। तो ये बोर्ड ने अगर ले लिया उसका तो मोमेंटम होता ही नहीं है, मतलब बोर्ड तो नहीं मिलेगा बिना किसी। हाँ, स्टेशनरी होगा तो मोमेंटम नहीं होगा, करेक्ट। तो फिर तो उसका वो भी होना चाहिए। हाँ, मोशन में नहीं होगी तो वो वेव नेचर भी नहीं है। अभी बोर्ड वेव नेचर हम नहीं बोलेंगे कि बोर्ड का वेव नेचर है, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मोशन में ही नहीं है। वेव नेचर तो आएगा कब, जब तुम मोशन में हो, स्टेशनरी के लिए कुछ नहीं।
स्टेशनरी के लिए हम नहीं बोलेंगे, वो मोशन में ही नहीं है तो वेव नेचर का आएगा। वेव तो मतलब मोशन में है भाई, कोई वेव ऐसा थोड़ी है कैसे खड़ा है, वो तो मोशन में ही है। डन, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, इन शॉर्ट क्या बोला, जिसका मास हो उसका वेव नेचर होता है। तो फिर डी ब्रॉगली को पूछा लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने, कि भाई हमारा भी मास है भाई 50, 60, 70 केजी, हमारा भी वेव नेचर है। हम ऑब्वियसली मानेंगे कि नहीं है, हमारा कहाँ वेव नेचर है लेकिन डी ब्रॉगली ने बोल दिया हाँ तुम्हारा भी वेव नेचर है। ओके, बोले क्या बात कर रहे हो, हम भी वेव नेचर के हैं? तो हाँ, हम भी वेव नेचर के हैं। तो जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, एग्जैक्टली वैसे पता नहीं उन्होंने समझाया ना हो, समझाया हो ना हो, लेकिन यही चीज है। क्या हमारे भी वेव्स है, लेकिन ये वेव्स जो फोटोन के, इलेक्ट्रॉन के वेव्स तुम लोगे तो उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। और हम ये देखो हमारी वेवलेंथ कितनी कम है, 2 क्रेस्ट और 2 ट्रॉफ में यहां से ऐसे भाग रहा हूं, भाग गया। ओके, तो कितना कम ऊपर नीचे हुआ, सोचो। वो तो पूरा वेव ऊपर नीचे होके आ रहा है, लेकिन मैं ऐसे करके यहां से ऐसे करके भाग गया। ओके, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं ऐसे सीधी लाइन में भागा, वैसा तो है ही, भले ही बहुत कम, मतलब ऐसे ऐसे भागा होगा, ऐसे ऐसे भागा होगा, फिर भी अगर मैं इसको जूम किया, अरे भाई साहब थोड़ा जूम हो जाओ, हाँ देखो, इसको मैंने जूम किया तो अब देखो इतनी वेवलेंथ तो है ना भाई मेरी भी, समझ में आया? ये जूम किया मैंने, लेकिन इतनी वेवलेंथ भी तो है। अरे सीधी लाइन भी मान लो ना, अब इसको भी हम अगर बहुत ज्यादा, पता नहीं रिजोल्यूशन हमारी कैपेसिटी कितनी है, इसको भी मैं जूम करूंगा ना, ये दिख रहा है स्ट्रेट, इसको भी जूम करूंगा ना, तो वहां पर भी ऐसे वेव नेचर मिलेगा ही। ओके, तो भले ही वेवलेंथ बहुत कम होगी, इसके कंपेयर में तो हमारी वेवलेंथ बहुत कम होगी, लेकिन है। और ये डी ब्रॉगली की इक्वेशन से प्रूव भी होता है। देखो ये हमारा इक्वेशन, अभी मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास, अरे यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके 9.11 इंटू 10⁻³ kg। अभी ये सब छोड़ो, 10 समझो इसको, तो 10⁻³ kg, 10⁻³ अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया वही 0.0000, उतना कम मास। अगर उतना कम मास होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये कम हुआ तो ये ज्यादा होगी, और ये ज्यादा हुआ तो ये कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में तो वही होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मास बहुत कम है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। डन, ये समझ में आ गया? हाँ बोलो नील भाई। तो मतलब सर अगर मोमेंटम जो आपने बोला मोमेंटम होनी चाहिए, तो वो मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होना जरूरी है, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है? सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन होनी चाहिए, सर्कुलर मोशन भी हो सकती है, मोशन होनी चाहिए। डन, ओके। नाउ यहां थे हम, तो क्या इलेक्ट्रॉन का मास बहुत 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 ज्यादा कम है, तो देखो उसका लैम्बडा ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसी कंडीशन में हमारा मास डाल के देखो, 50 kg डाल के देखो, ओके उसका तो पता नहीं कोई होगा नहीं शायद, लेकिन 50 kg डालकर देखो, तो 50 डाल दिया तो यहाँ देखो कहाँ 10⁻³ kg और कहाँ 50 kg, 50 kg। ओके, कहाँ 10⁻³ मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 0.000000 जाना है 29 0 लिखो और फिर 30 की जगह 1 लिखो, इतना छोटा मास। और यहाँ पे दूसरा हम लोग 50 to 100 kg के बीच में, ओके वो डालेंगे तो मास ज्यादा, तो वेवलेंथ क्या मिलेगी, कम। तो डी ब्रॉगली ने बोला तुम्हारी भी वेवलेंथ है लेकिन तुम्हारी वेवलेंथ कम है, इसलिए तुम्हें वेव नेचर को समझ में नहीं आता, मतलब तुम मानते नहीं हो कि हमारा वेव नेचर है, लेकिन हमारा भी वेव नेचर तो है। ये बोल रहा था डी ब्रॉगली। अंडरस्टूड कि जिसका भी मास हो उसका वेव नेचर भी होता है। इन शॉर्ट इतना ही बोला है डी ब्रॉगली ने, और यही तुम्हें याद भी रखना है। डन, ओके। अब तो फिर हमें, अब तक हम क्यों ऐसे मानते ही नहीं है कि हमारा वेव नेचर है, क्योंकि वेव, हमारा मास ज्यादा है, हमारा मास क्या है, ज्यादा है, ओके तो हमारी वेवलेंथ क्या मिलेगी, कम। ये हमने देखा ना,
हमारा मास ज्यादा है तो हमारी वेवलेंथ देखो कितनी कम मिल रही है। डन, वेवलेंथ बहुत कम मिल रही है और हमारा मास ज्यादा है, इसलिए इतनी कम वेवलेंथ को प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी सी वेवलेंथ को प्रैक्टिकली मेजर करना, प्रैक्टिकली, उसके लिए ही देखो इलेक्ट्रॉन और वो सब के लिए हमारी वेवलेंथ कैसी आ रही है, पिकोमीटर, नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻12 मीटर, उसकी वेवलेंथ इतनी आ रही है। तो सोचो अगर हमने हमारा मास डाला तो वेवलेंथ तो कितनी कम आएगी। अगर उसका इतना मास है 10⁻31 kg के रेंज में, मतलब 10⁻30 ले लो, 10⁻30 kg का मास है, कम मास के लिए ज्यादा आनी चाहिए। तो मान लो उसका कम मास है तो उसकी ज्यादा है, ज्यादा ही कितनी है, 10⁻9 ज्यादा है, 10⁻12 मीटर ज्यादा है। तो सोचो इसको वो ज्यादा बोल रहे हैं तो हमारा तो मास ज्यादा है, हमारी कम आनी चाहिए। तो अगर ज्यादा ही 10⁻9 10⁻12 है तो कम तो कितनी कम आएगी। मतलब वही वाला केस, क्या मामा का घर वाला 0 एनर्जी, तो नजदीक आओगे तो और कम हो जाएगी, माइनस में चले गए। तो वही 10⁻9 10⁻10 10⁻12 को वो ज्यादा बोल रहे हैं कि ये वेवलेंथ तो ज्यादा है, तो हमारी जो आएगी वो तो कितनी कम आएगी। और इतनी कम, हम इतना कम तो मेजर कर, हमारे पास नहीं है ऐसे इंस्ट्रूमेंट। कितने हैं, 10⁻15 मीटर तक का जा सकते हैं। ओके, 10⁻15 मीटर, डन। ओके, तो इतना छोटा वेवलेंथ फाइंड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज तक हमको किसी ने बोला नहीं कि हमारा वेव नेचर भी है। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल हम किसको अप्लाई करेंगे, बहुत 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 ज्यादा छोटा मास को, उसको ही ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अप्लाई तो हमारे लिए भी है, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल हमारे लिए भी एप्लीकेबल तो है, लेकिन एप्लीकेबल करना अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो वेवलेंथ मिलती है हमारी, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल मेजर करनी पॉसिबल नहीं है। वेवलेंथ तो मिलती है लेकिन प्रैक्टिकली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है तो क्यों हम थियरी में जाए और क्यों हम समझे। इसीलिए हमको किसी ने बोला नहीं कि हमारा वेव नेचर भी है, अदरवाइज हमारा भी वेव नेचर है। ओके, जैसे कि हनुमान जी है, तमिलनाडु रामेश्वरम से श्रीलंका उड़कर चले गए। ओके, तो वो जब चले गए तो उनका वेव नेचर था भाई, दिखता था, हो कितने फास्ट गए, फुम। अब तो मूवी में भी दिखता है, जूम करके चले गए। तो उनका भी तो मास है, उनका भी तो मास है, लेकिन अपनी एनर्जी से वो इतने फास्ट गए कि वो ऐसा लगा कि वो भाई लाइट रे की तरह निकल गए, बुलेट ट्रेन जैसे करके चले गए। डन, समझ में आया। तो वेव नेचर तो है ही, बट हम प्रैक्टिकली अभी नहीं मेजर कर रहे। मे भी शायद ऐसा समझो कि तुम अपनी ओल्ड एज में पहुंच जाओ, तब शायद हमारे पास वैसे इंस्ट्रूमेंट भी हो जाए कि हम इतनी छोटी वेवलेंथ भी फाइंड कर सके, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलप कर जाए आज से 50 इयर्स 100 इयर्स के बाद। ओके, पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है ना, क्या पॉसिबल नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। डन, समझ में आ गया पक्का। चलो अब बुक में जो लिखा है वो सब समझ लेते हैं। Where m is the mass of the particle, v velocity g. De Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergoes diffraction, a phenomenon characteristics of the wave. वही diffraction वाली characteristics. Okay. This fact has been put to use in making an electron microscope, which is based on the wave-like behavior of electrons, just as an ordinary microscope utilizes the wave nature of light. मतलब कि ये हम कब, ये जो डी ब्रॉगली का कंसेप्ट है वो हम देख कब सकते हैं, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा लेके आए हम। अब उसमें अगर देखें तो छोटा सा डस्ट पार्टिकल है, उसका मास भी है और उसका वेव नेचर भी है, वो वहां देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल जैसे हम भाग रहे हैं तो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, तो पता चलेगा नहीं कि वेव नेचर है। डन, ओके, तो वही चीज बता रहे हैं। An electron microscope is powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times. वो सब छोड़ो, मिलियन 10⁻⁻15 मीटर तक का वो मेजर कर सकता है। ये 15 मिलियन टाइम्स का मीनिंग ये होता है क्या,
10⁻⁻15 मीटर तक का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेजर कर सकता है। मतलब ऐसे तुम लिखोगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो यहाँ आ जाएगा 14 और 15, तो ये 10⁻² है ना, 10⁻² ही है, तो ये 14 और ये 15, इतने मीटर तक का वो फाइंड, ये इसको ही मैंने साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन ये नहीं है, ओके, साइंटिफिक नोटेशन यही है 1 × 10⁻15 डन, ओके। तो इतने तक का वो मेजर कर सकता है, कौन? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मतलब जैसे हम बोले कि भाई ये 15 सेंटीमीटर है, तो इस सेंटीमीटर में बोल रहा है, लेकिन मीटर में बोलना हो तो हम बोलेंगे 0.15 मीटर। 15 सेंटीमीटर मतलब क्या? 0.15 मीटर। डन। तो 0.15 मीटर तक का हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर ये तो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, स्केल लेके आओ, हाँ 0.15 मीटर हम डायरेक्टली, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम इतना छोटा भी मेजर कर सकते हैं। इसी में दिख जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वेवलेंथ दिख जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ हमें कैसे मिलती थी? नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, तो वो सब तो इसी के अंदर ही आ गया है ना। 10⁻12 इसी के अंदर ही आ गया, तो मेजर कर सकते हैं। 10⁻9 इसी के अंदर आ गया, तो मेजर कर सकते हैं। डन। लेकिन तुम चले गए जैसे हमारा मास जैसे अभी हमारा फॉर्मूला है लैम्बडा = h/mv, हमारा निकालो, अगर मास निकालो, ओके। तो यहां पर अगर हम चले जाए, क्या करेंगे हम, हमारा लैम्बडा निकालना है ना, तो यहाँ लिखेंगे 6.626 × 10⁻34, हमारा मास ले लिया हमने 50 kg, और हमारी वेलोसिटी, हम जो भाग रहे हैं, ओके, तो कितना भाग सकते हैं? सपोज मान लो कि हमने कितने 30 सेकंड में 100 मीटर भागा, 30 सेकंड में 100 मीटर, तो 1 मिनट में कितना भागा? 200 मीटर। 1 मीटर में हम मिनट में हम 200 मीटर भाग रहे हैं, 200 मीटर इन 1 मिनट, ओके। तो मतलब 60 सेकंड में 200 मीटर 1 मिनट बराबर कितना? 60 सेकंड, तो 60 सेकंड, ये हमारी क्या हो गई? से वेलोसिटी। तो 6 3 ओके, तो 3 पकड़ लो ना, 3 मीटर पर सेकंड से हम भाग रहे हैं, बहुत फास्ट भाग रहे हैं भाई, उसेन बोल्ट 5 मीटर पर सेकंड, ओके। अब यहां पर हम निकालते हैं लैम्बडा कितना आया, देखो, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 250, तो क्या आया? 2.6504 इंटू 10⁻⁻36। ये मेजर करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। 10⁻⁻36 मीटर आज की डेट में मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डी ब्रोगली प्रिंसिपल हमारे ऊपर नहीं लगाते। एप्लीकेबल तो है, लेकिन लगाते क्यों नहीं है? प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते यार। थियरिटिकली तो फाइंड कर लिया, ये थियरिटिकली फाइंड कर लिया, बट प्रैक्टिकली फाइंड नहीं कर सकते। हाँ बोलो। -15 तक कर सकते हैं, यस, 10⁻⁻15 तक आज की डेट में कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने बोला कि आज से सपोज 50 100 भी ज्यादा बोल दिया, अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट स्पीड से आगे बढ़ रही है, ओके। तो मे बी विद इन फ्यू इयर्स नहीं तो 10 इयर्स 20 इयर्स भी हम कुछ ऐसा डिजाइन कर ले माइक्रोस्कोप और डिटेल्ड वाला, हर साल 1 मीटर भी, मतलब 0.1 मीटर भी आगे बढ़े, ओके। मतलब अभी 10⁻⁻15 है, नेक्स्ट ईयर 10⁻⁻16, नेक्स्ट ईयर 10⁻⁻17, वैसे करे, वैसे होगा नहीं, ये 10⁻⁻15 बहुत सालों से यही है। तो इतना फास्ट होने वाला तो नहीं है, बट इसलिए तो मैंने बोला कि विद इन 50-100 इयर्स भी शायद हम आगे बढ़ जाए टेक्नोलॉजी, तो हम और भी डिटेल्ड वाला फाइंड कर सकते हैं। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, फिर तब हम मानेंगे। अभी जो इंटेलेक्चुअल है, साइंटिस्ट है, वो नहीं मानेंगे, अरे हनुमान जी ऐसे उड़ के कैसे चले गए, वो शायद ना माने, लेकिन 50 इयर्स के बाद मानेंगे, अरे यार मतलब यहां तो मानना ही पड़ेगा, डी ब्रोगली ने बोला है हमारा भी वेव नेचर है, यहां तक तो वो मानेंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए अभी तक वो बहुत ज्यादा मान नहीं रहे। फिर जब पता चलेगा अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, तब
तब मानेंगे कि हाँ भाई सब कुछ सही है, रामायण भी सही है, महाभारत भी सही है। सोचो रामायण महाभारत तो बहुत पावरफुल और बहुत अबव द बियॉन्ड द लेवल वाली बात है। अभी थोड़े मतलब 400-500 सालों पहले ओके हमारे ऐसे म्यूजिशियन थे जो गा कर बारिश कर देते थे, गाना गाते थे और बारिश हो जाती थी। अभी की बात है मतलब रामायण महाभारत तो 3000 साल 5000 साल, रामायण तो उससे भी पुराना, कृष्ण जी को 5000 साल हो गए, मतलब महाभारत को 5000 साल है, रामायण तो बहुत बहुत पहले हो गए, बहुत पहले। तो वो तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम किसकी बात कर रहे हैं, मुगल एम्पायर टाइम की बात कर रहे हैं। मुगल एम्पायर मतलब लास्ट 400-500 ईयर्स। ऐसा गाना गाते हैं कि बारिश हो जाती है। सोचो गाने से बारिश, ऐसा गाना गाते हैं कि बारिश हो जाती है। अभी आज की डेट में अगर हमें साइंस पता नहीं है और ऐसा जैसे अभी तुमने पहली बार सुना ना ये बात ओके, बट ये रियलिटी है। बट जब तक उसके पीछे का साइंस तुम्हें पता ना चले तब तक तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ने बोल तो दिया है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट ये रियलिटी है, यू कैन गूगल इट। और बहुत पुरानी बात भी नहीं है कि तुम्हें अंधविश्वास रखना पड़े। अभी अभी रिसेंट 400-500 साल मतलब रिसेंटली मुगल एम्पायर का हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, वो बिलीव कर रहे हो कि मुगलों ने ये किया, मुगलों ने वो किया। ओके 400 साल मुगल ने ये किया, ताजमहल बनाया और फिर बोलेंगे कि भाई शाहजहां ने बनाया, वो हम बोल रहे हैं कि हाँ बनाया होगा। ओके तो हम ये क्यों नहीं मान रहे, वही टाइम पे थे, वही टाइम पे हमारे ऐसे म्यूजिशियन थे, तुलसीदास जी, संत कबीर, कबीर वर्ड जा रहे हैं ना, तो सेज कबीर, तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी, उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। बोलो तो 400 साल पहले हनुमान जी के दर्शन किए तो आज क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, वो तो चिरंजीवी है, वो मानना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 400 साल पहले तक चिरंजीवी थे अब नहीं है, ऐसा तो है नहीं, हाँ अभी भी है। बट हमें क्यों मानना क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभी पावर ही नहीं है कि हमें पता चल सके, हमें पता चल सके उतनी पावर ही नहीं है। मतलब ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें बाल्टी दी है और बोला कि जाओ समंदर में से पानी ले आओ, तो तुम कितना ला सकते हो, बाल्टी जितना ही ला सकते हो। और बात कर रहे हैं समंदर की, तो बाल्टी जितना तो हम टंकी में से भी ला सकते हैं क्योंकि हमारी कैपेसिटी ही बाल्टी की है। अभी हमारी कैपेसिटी कम है समझने की, जैसे यहाँ पे माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी कम है, हमारी वेव देखो अभी इसकी कैपेसिटी कम है, हम तो वेव नेचर के हैं, हम तो वेव नेचर के हैं, हमारी वेवलेंथ भी है, ये रही हमारी वेवलेंथ। लो 50 kg मास वाला बंदा हो जो इतनी स्पीड से भाग रहा हो 5 मीटर पर सेकेंड, उसकी इतनी वेवलेंथ है, बोल दिया। लो थियोरेटिकली मैंने बोल दिया, अब प्रैक्टिकली प्रूव करो। नहीं सर प्रैक्टिकली तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो क्या ये गलत है, नहीं ये सही है, ये सही है। अभी भी साइंस इतनी तरक्की नहीं की कि ये जो थियोरेटिकली सही है उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर पाए, लेकिन इसको गलत भी नहीं बोल रहे और बोल रहे हैं कि नहीं अभी 100% प्रूव नहीं हुआ है एक्सपेरिमेंटली। थियोरेटिकली सही है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कहां हुआ है, ये तो थियोरेटिकली निकाला ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुआ। तो वैसे ही मान लो, जैसे ये मान लिया ना कि सही है, वैसे ही मान लो, फिर तो हनुमान जी दर्शन देंगे तब मान लेंगे अच्छा चलो आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इट नीड्स टू बी नोटेड दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज अ वेव कैरेक्टर। जो भी ऑब्जेक्ट हो जिसका मास हो और जो मोशन में हो, एवरी बोला है, एवरी सबका, हमारा भी सबका क्या होगा, वेव कैरेक्टर, वेव नेचर होगा। The wavelengths associated with the ordinary objects are so short because of their large masses that their wave properties cannot be detected. Okay, वही चीज बता रहे हैं। The wavelength associated with the electrons and other subatomic particles with very small mass can however be detected experimentally. मतलब इलेक्ट्रॉन तक ठीक है, इलेक्ट्रॉन और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वहां तक का ठीक है। क्यों, क्योंकि हम प्रैक्टिकली मेजर कर पा रहे हैं। ओके एप्लीकेबल, डी ब्रोगली सबको एप्लीकेबल है, एवरी बोला है ना, सबको एप्लीकेबल है, हमें भी एप्लीकेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर पाए तो हम एप्लीकेबल करके करेंगे भी क्या। ओके देन रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अच्छा मतलब क्या बोल रहे हैं, रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दीज पॉइंट्स क्वालिटेटिवली। तो यहां से जो रिजल्ट मिलते हैं उसको हम क्वालिटेटिवली, मतलब यही
ये हमने कर लिया। तो ये हमने क्वालिटेटिवली प्रूव किया। ये जो थियोरेटिकली बोल रहे हैं ना कि सो शॉर्ट, तो हमने बोल दिया देखो इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट है कि हम मेजर नहीं कर पा रहे। तो ये ये वर्डिंग्स में बोल रहे हैं और हमने एनालिसिस करके बताया कि देखो इतना शॉर्ट है और इतना शॉर्ट 10⁻⁻36 मेजर कर पाए वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में हमारे पास नहीं है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्रोगली, जैसे बोहर मॉडल सही तो है लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सही है, वैसे डी ब्रोगली प्रिंसिपल भी सही तो है लेकिन उसकी कैपेसिटी है कि छोटे मासेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बाकी के लिए भी एप्लीकेबल है बट प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते या प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते। देयरफॉर इट इज एप्रोप्रिएट टू अप्लाई इट ऑन अ पार्टिकल्स हुज मासेस आर स्मॉल। डन, यही था डी ब्रोगली प्रिंसिपल। समझ में आया? पक्का? तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल ये सब याद रखना, बुक पढ़ोगे, पूरी थियरी पढ़ ली, लेकिन फिर वापस ऐसा क्वेश्चन है कि एक्चुअली डी ब्रोगली कहना क्या चाहता था, तो शायद वो पढ़ के समझ में ना आए। तो डी ब्रोगली यही कहना चाहता था जो हमने डिस्कस किया वो। ओके, इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बोलूं तो क्या कहना चाहता था, एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज मास हैज अ वेव नेचर। दैट्स इट, सेंटेंस खत्म। एवरी ऑब्जेक्ट विच हैज अ मास, कोई भी ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट या मैटर किसे बोलेंगे, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ मास, उसी को मैटर बोलते थे क्लास 9 मैटर की डेफिनेशन। तो एवरी मैटर हैज एवरी मैटर विच इज इन मोशन, वो भी बोलना पड़ेगा, विच इज इन मोशन, नहीं तो ये बोर्ड भी है मास वाला लेकिन इसको अभी होगा नहीं वेव नेचर, क्यों, स्टेशनरी है। सो एवरी मैटर विच इज इन मोशन हैज अ वेव नेचर। दैट्स इट, खत्म। कंसेप्ट समझने के लिए इतना ही है डी ब्रोगली का प्रिंसिपल और ड्यूअल बिहेवियर। तो यहां पे ड्यूअल बिहेवियर कहां पे आ गया, ड्यूअल, तो क्यों, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, तो हो गया ना ड्यूअल बिहेवियर। आया समझ में? तो वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो मतलब अब तक हमें पता चल गया क्या कि भाई अब हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहाँ है भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो सब बाद में आएगा। ओके, यहाँ पर हम मैटर, उसकी प्रॉपर्टीज, वेव प्रॉपर्टी, उसके अंदर घुस गए हैं। ये सब काम का नहीं है, चैप्टर में ऐसा नहीं है, काम का है। ओके, डी ब्रोगली भी काम का है, अभी आगे हाइजेनबर्ग आएगी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी काम का है, लेकिन उसमें भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कुछ नहीं है। ओके, फिर आगे जाके श्रोडिंजर नाम का साइंटिस्ट आएगा, वो ये सब कुछ इकट्ठा करेगा। अच्छा तूने ये ढूंढा, ला तेरा आउटपुट, तूने ये ढूंढा, तेरा आउटपुट भी ला, तेरा आउटपुट भी ला, सब कुछ बनाकर वो एक पर्टिकुलर, एक स्टैंडर्ड क्वांटम मैकेनिक मॉडल ऑफ एटम आगे आएगा। जैसे हमने देखो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, देखो टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, मतलब जो अभी का एटम है हमारे पास, अभी जो एटम का स्ट्रक्चर है कि भाई बीच में न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन n = 1, n = 2, n = 3 यहाँ पर घूम रहे हैं एंड ऑल सब कुछ है ना हमारे पास। ओके, तो उसके टुवर्ड्स में पूरा कंप्लीट हमें मिलेगा आगे जाके। ओके, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, डी ब्रोगली पढ़ा, आगे हाइजेनबर्ग पढ़े, वो सब भी यूजफुल है, ऐसा नहीं है यूजफुल नहीं है तो क्यों देते भाई चैप्टर, यूजफुल है। ओके, डन। तो डी ब्रोगली प्रिंसिपल, ड्यूअल बिहेवियर समझ में आ गया। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। कितना टाइम है?